हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 10 के हिस्ट्री को, जिसमें आज का हमारा चैप्टर है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। और इस चैप्टर का आज टॉपिक हमारा है महायुद्ध के बीच अर्थव्यवस्था। तो महायुद्ध आपको पता होगा कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, दो महायुद्ध हुआ था, जो कितना इसका भयंकर परिणाम हुए थे और बहुत ही विनाशकारी युद्ध हुआ था। तो ये महायुद्ध के बीच जो अर्थव्यवस्था, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था रही और कैसे मंदी आया, तो इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे महायुद्ध के बीच अर्थव्यवस्था को। तो आइए देखते हैं महायुद्ध के बीच अर्थव्यवस्था। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं दो महायुद्ध जो हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत आपको पता होगा कि 28 जुलाई 1914 में हुआ था। इसकी शुरुआत 28 जुलाई 1914 और इसकी समाप्ति हुई थी 11 नवंबर 1918 को। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति 11 नवंबर 1918। तो लगभग ये प्रथम विश्व युद्ध 4 वर्ष तक चला और इसमें 37 देशों ने भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध में लगभग ये प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ वो लगभग 4 वर्ष तक चला था। 28 जुलाई 1914 से लेकर के 11 नवंबर 1918 तक चला था और इसमें 37 देश भाग लिया था प्रथम विश्व युद्ध में। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में यूरोप जिस अवस्था में पहुंच चुका था, वह अंतर्राष्ट्रीय की स्थिति, जो अवस्था थी उसमें अंतर्राष्ट्रीय की स्थिति इस तरह थी कि जिसमें सभी राष्ट्र जो थे, विभिन्न राष्ट्र जो थे, दो गुट में बटे हुए थे। सभी राष्ट्र दो गुट में, आपको पता होगा, दो गुट में बट गया था सभी राष्ट्र, और पूरे विश्व के राष्ट्र दो गुटों में बटा हुआ था और दोनों को जोड़ने वाला कोई पुल नहीं दिखाई पड़ रहा था। दोनों युद्ध शिविरों में लगातार प्रलंकारी अस्त्र शस्त्र निर्मित किए जा रहे थे। दो जो युद्ध शिविर था, दो गुट में जो बटा हुआ था राष्ट्र, तो उसमें अस्त्र शस्त्र जमा किए जा रहे थे और घृणा और प्रतिस्पर्धा का भाव इतना बढ़ चुका था कि ये दोनों गुट किसी भी दशा में शांति प्राप्त नहीं कर सकते थे। इन दोनों गुटों के संबंध इतने खराब हो चुके थे कि इन लोगों के शक्ति पर नियंत्रण युद्ध के पश्चात ही संभव था। लेकिन आवश्यक इस बात की थी कि संपूर्ण विश्व इन युद्ध से प्रभावित होगा। लेकिन लास्ट में युद्ध हुआ ही, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध के बाद लग रहा था कि अब इसके बाद कोई इस प्रकार का युद्ध नहीं हुआ, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है और ये द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 में होता है और 1945 तक चलता है, 1945 तक, 1939 से लेकर के 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चलता है। और ये द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 में हुआ था और इसकी समाप्ति हुई थी 2 सितंबर 1945 में। तो प्रथम विश्व युद्ध से विश्व की जनता इतनी परेशान हो चुकी थी कि वह शांति की मांग कर रही थी। सभी राष्ट्र ने विश्व की शांति की आवश्यकता महसूस की थी, लेकिन उन लोगों ने युद्ध की रोकथाम के लिए, और इसके लिए युद्ध के रोकथाम के लिए सभी राष्ट्रों ने राष्ट्र संघ जैसी संस्था को भी स्थापना की थी सभी राष्ट्रों ने। लेकिन सम्राटों के साम्राज्य पिपासा को शांत करना बहुत ही मुश्किल था, शांत नहीं किया जा सका और उनके अंदर स्वार्थ की भावना जो थी, तो स्वार्थ की भावना का जो समावेश हो चुका था उन राष्ट्रों के बीच, उन राष्ट्रों के अंदर, तो प्रथम विश्व युद्ध के चिन्ह अब भी मिटा नहीं था। हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में आप लोग जानते होंगे कि हिरोशिमा पर और नागासाकी पर बम गिराया गया था 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को नागासाकी पर। ते दोनों जो प्रथम विश्व युद्ध के समय ही गिराया गया था और इसका जो चिन्ह था अभी तक समाप्त भी नहीं हुआ था, मिटा भी नहीं था कि इस धरती पर जो विद्वान थे, ये जो चिन्ह प्रथम विश्व युद्ध के
लेकिन फिर भी पारस्परिक स्वार्थ के कारण 1939 में 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध की भी शुरुआत हो जाती है और इस भीषण ज्वाला में जनता को पुनः झुलसना पड़ता है द्वितीय विश्व युद्ध के ज्वाला में। तो इस प्रकार से देखने को मिलता है कि दो जो युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, बहुत ही भयंकर और प्रलयकारी युद्ध हुआ और इसके कई कारण था। जैसे प्रथम विश्व युद्ध के कई कारण था, गुप्त संधियां एक कारण था, सैनिकवाद, उपनिवेशवाद और जनमत की अवहेलना, ये सब कई कारण थे प्रथम विश्व युद्ध की। कूटनीतिक कारण भी थी, आर्थिक कारण था, राष्ट्रीयता की भावना ये भी एक कारण था, सामाजिक कारण था और फ्रांस की प्रतिशोध की भावना भी एक कारण था, राष्ट्रीय सत्ता का अभाव ये भी कारण था। तो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के कई एक कारण थी जो ये एक भयंकर और इसका परिणाम जो है बहुत भयंकर और प्रलयकारी परिणाम निकला और इसका परिणाम ये हुआ कि बहुत सारे लाखों लोग मारे गए और लाखों लोग घायल हुए। तो इसका भयंकर परिणाम निकला। तो प्रथम विश्व युद्ध मुख्य रूप से यूरोप में ही लड़ा गया था, लेकिन इसके असर सारी दुनिया महसूस किया जा रहा था। तो इस अध्याय में हम इन चीज़ों पर विचार कर रहे हैं कि उनकी दृष्टि से एक महत्वपूर्ण प्रभाव यह रहा है कि इस युद्ध ने विश्व अर्थव्यवस्था के इस ऐसे संकट में, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध जो भयंकर युद्ध हुआ, तो इस प्रकार के संकट में ढकेल दिया जिससे उबरने में दुनिया को 3 दशक का समय लग गया और पूरी दुनिया में चारों तरफ आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता बनी रही और अंत में मानवता और विनाशकारी महायुद्ध के नीचे कराहने लगी थी पूरी दुनिया। तो आइए देखते हैं युद्धकालीन रूपांतरण क्या था, युद्ध के समय क्या उसका रूप था। जैसा कि आप जानते हैं कि पहला विश्व युद्ध 2 खेमों में बट चुका था। आपको पता हुआ कि मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र में, मित्र राष्ट्र में कौन कौन कंट्री थे आपको पता ही होगा। इसमें ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे मित्र राष्ट्र और दूसरे पाले में केंद्रीय शक्तियां यानी जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन तुर्की थे। मित्र राष्ट्र, दूरी राष्ट्र, 2 भाग में बट गए थे ये राष्ट्र। और अगस्त 1914 में जब युद्ध की शुरुआत हुआ तो उस समय बहुत सारी सरकार जो थी, जुलाई में शुरुआत हुई थी इसकी 28 जुलाई को। तो जब युद्ध शुरू हुआ तो उस समय बहुत सारी सरकारों को यही लगता था कि यह युद्ध ज़्यादा से ज़्यादा क्रिसमस तक खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यह युद्ध लगभग 4 साल तक चलता रहा और मानव सभ्यता के इतिहास में ऐसा भीषण युद्ध पहले कभी नहीं हुआ था। और इस युद्ध में दुनिया के सबसे अगुआ औद्योगिक राष्ट्र एक दूसरे से जूझ रहे थे और राष्ट्र शत्रुओं को नेस्तनाबूद करने के लिए उनके पास बेहिसाब आधुनिक औद्योगिक यानी जो अस्त्र शस्त्र थे इकट्ठा किए जा रहे थे लगातार, और यही कारण था। और सभी में इतना ज़्यादा प्राउडनेस आ गया था कि इसको शांत करना बहुत ही मुश्किल था। आखिरकार युद्ध के रूप में विनाश के रूप में अगर प्रथम विश्व युद्ध के रूप में बाहर सामने उभर करके आया और युद्ध में लगभग 90 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए और 2 करोड़ घायल हुए। आप कल्पना नहीं कर सकते। मृतकों और घायलों में से ज़्यादातर कामकाजी उम्र के लोग थे और इस महाविनाश के कारण यूरोप में कामकाज के लायक लोगों की संख्या बहुत कम गई थी और परिवार के सदस्य घट जाने से युद्ध के बाद परिवारों की आय भी गिर गई थी। युद्ध संबंधी जो सामग्री जो सामान हुआ करता था तो उसको उत्पादन के लिए उद्योग का पुनर्गठन किया गया और युद्ध की ज़रूरत के मद्देनज़र पूरे के पूरे समाज को बदल दिया गया। जो जेंट्स थे वो पूरे मोर्चे को संभालने के लिए चले गया और उन कामों को संभालने के लिए जो जेंट्स किया करते थे उनको उस काम को सभी महिलाओं के द्वारा उस काम को संभालने का काम किया जाने लगा। सभी महिला उस काम को संभालने लगी और बाहर इस कारण से महिलाओं जो पहले पर्दा प्रथा में रहती थी, घर के अंदर रहा करती थी, वो महिला बाहर निकल करके काम करना शुरू कर दी और जिन्हें अब तक केवल उस समय जेंट्स का ही
आदमी का ही काम माना जाता था। और इसके बाद ये भयंकर जब परिणाम हुआ प्रथम विश्व युद्ध के बाद, तो महिला भी इस बाहर आकर के काम करना शुरू कर दी। तो युद्ध के कारण दुनिया के कुछ सबसे शक्तिशाली, तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला युद्ध के बाद। और युद्ध के कारण दुनिया की कुछ सबसे शक्तिशाली आर्थिक ताकत के बीच आर्थिक संबंध टूट गए, और वे एक दूसरे से बदला लेने पर उतारू थे, एक दूसरे को खून चूसने के लिए उतारू थे। युद्ध के लिए ब्रिटेन को अमेरिकी बैंकों और अमेरिकी जनता से भारी कर्जा लेना पड़ा, और इसका परिणाम यह हुआ कि इस युद्ध ने अमेरिका को कर्जदार की बजाय कर्जदाता देश बना दिया। कहने का आशय यह है कि युद्ध के बाद दूसरे देशों में अमेरिका और उसके नागरिकों की संपत्तियों की कीमत अमेरिका के दूसरे देशों की सरकारों या उन नागरिकों की स्वामित्व अथवा नियंत्रण वाली संपदाओं से कहीं ज्यादा हो चुकी थी। अब नेक्स्ट टॉपिक है युद्धोत्तर सुधार। तो युद्ध के समय स्थितियां क्या थी उसके बारे में हम लोगों ने जाना कि युद्ध जब हुआ तो उसका परिणाम यह हुआ कि बहुत सारे लोग इस युद्ध में मारे गए, और जो मर्द ही उस समय जो काम किया करते थे, और महिला जो पर्दा प्रथा में रहा करती थी, घर के अंदर रहा करती थी, घर के अंदर की काम को ही संभाला करती थी, बाहर को काम सिर्फ मर्दों का ही होता था। तो ये अब यहाँ पर स्थिति पलट जाती है। मर्दों की संख्या कम हो जाने के कारण महिलाएं जो है बाहर निकलना शुरू करी और बाहर की काम भी संभालना शुरू कर दी। तो एक परिवर्तन देखने को मिला युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद। और इस प्रकार से जो पर्दा प्रथा थी, जो महिला को जिस काम से वंचित किया जा रहा था, वंचित रखा जा रहा था, तो एक महिलाओं में यह मूलचूल परिवर्तन देखने को मिला इसमें। और इसके युद्ध के परिणाम स्वरूप आर्थिक मंदी जो देखने को मिला पूरे विश्व में, तो ये बहुत बड़ा ये आर्थिक मंदी था उस समय, और इसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ा, और इसको उबरने में काफ़ी समय लग गया, लगभग 3 से 4 दशक लग गया ये आर्थिक मंदी से उबरने में। तो आप देखते हैं युद्धोत्तर सुधार, युद्ध के बाद सुधार क्या क्या हुआ। तो युद्ध के बाद आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने का रास्ता काफी मुश्किल साबित हुआ। युद्ध से पहले ब्रिटेन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। ब्रिटेन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, युद्ध से पहले की बात है। और युद्ध के बाद सबसे लंबा संकट उसे ही झेलना पड़ा, ब्रिटेन का ही, जबकि युद्ध से पहले ये दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, और युद्ध के बाद उसको सबसे लंबा संकट झेलना पड़ता है ब्रिटेन को। जिस समय ब्रिटेन युद्ध से जूझ रहा था उसी समय भारत और जापान में उद्योग विकसित होने लगे थे। युद्ध के बाद भारतीय बाजार में पहले वाली वर्चस्वशाली स्थिति प्राप्त करना ब्रिटेन के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। अब उसे जापान से भी मुकाबला करना पड़ रहा था। तो युद्ध के खर्चे को भरपाई करने के लिए ब्रिटेन ने अमेरिका से जमकर कर्जे लिए थे। इसका परिणाम यह हुआ कि युद्ध खत्म होने तक ब्रिटेन भारी विदेशी कर्जों में दब चुका था। अमेरिका तो बहुत ही आगे निकल चुका था, तो ये ब्रिटेन को इसका भी झेलना पड़ा। युद्ध के कारण आर्थिक उछाल का माहौल पैदा हो गया था, क्योंकि मांग, उत्पादन और जो रोजगारों में भारी इजाफा हुआ था। पर जब युद्ध के कारण पैदा हुआ उछाल शांत होने लगा तो उत्पादन गिरने लगा और बेरोजगारी बढ़ने लगी। दूसरी ओर सरकार ने भारी भरकम युद्ध संबंधी व्यय में भी कटौती शुरू कर दी, ताकि शांतिकालीन करों के सहारे उनकी भरपाई की जा सके। तो इन सारे प्रयासों से रोजगार भारी तादाद में खत्म हुए, भारी तादाद में रोजगार जो था वो खत्म हो गया। और 1921 में हर 5 में से एक ब्रिटिश मजदूर के पास काम नहीं था। सोचिए कितनी बेरोजगारी हो गई थी, कितनी बेरोजगारी थी। रोजगार के बारे में बेचैनी और अनिश्चितता युद्धोत्तर वातावरण का अंग बन गई, यानी युद्ध के बाद एक अंग बन गया। बेचैनी, रोजगार के बारे में बेचैनी होने लगा लोगों के बीच में, लोगों के मन में। और इस प्रकार से अनिश्चित, कोई निश्चित दिखाई नहीं पड़ रहा था रोजगार का। तो अनिश्चित युद्धोत्तर वातावरण का एक अंग बन गई थी। बहुत सारी कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाएं भी संकट में थी। जो कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था थी उस पर भी संकट गहरा गया। जैसे कि गेहूं उत्पादकों की हालात पर ही विचार अगर हम करते हैं तो युद्ध से पहले
पूर्वी यूरोप विश्व बाजार में गेहूं की आपूर्ति करने वाला एक बड़ा केंद्र था पूर्वी यूरोप, और युद्ध के दौरान यह आपूर्ति अस्त व्यस्त हो चुकी थी। कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में गेहूं की पैदावार अचानक बढ़ने लगी, लेकिन जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ पूर्वी यूरोप में गेहूं की पैदावार सुधरने लगी और विश्व बाजार में पूरे विश्व में गेहूं की अति के हालात पैदा हो गए। अनाज की कीमतें गिर गई और ग्रामीण आय कम हो गई और किसान गहरे कर्ज संकट में डूब गए। तो इस प्रकार से जो आर्थिक मंदी आया, सिर्फ फैक्ट्रियां और उद्योग पर ही नहीं बल्कि कृषि आधारित जो अर्थव्यवस्थाएं थी उस पे भी आर्थिक संकट गहराने लगा और इस प्रकार से किसान भी गहरे कर्ज संकट में फंस गए थे। अब है हमारा टॉपिक बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग। तो अमेरिका में सुधार की गति तेज रही थी क्योंकि अमेरिका से ही अस्त्र शस्त्र खरीदे जा रहे थे। तो अमेरिका में सुधार की गति तेज रही और यह हम पहले ही देख चुके हैं कि युद्ध में अमेरिका की अर्थव्यवस्था को कितना फ़ायदा पहुंचा था, बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा था। अमेरिका सबसे ज़्यादा फायदे में था युद्ध से, और युद्ध के कुछ समय के लिए तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी झटका लगा, लेकिन 20 के दशक के शुरुआती सालों से अमेरिकी अर्थव्यवस्था तेजी से तरक्की के रास्ते पर बढ़ने लगी। 1920 के दशक की अमेरिकी अर्थव्यवस्था की एक बड़ी खासियत थी। वो खासियत क्या थी कि बृहत उत्पादन का चलना, एक खासियत थी बृहत उत्पादन का चलना, मास प्रोडक्शन। बृहत उत्पादन की ओर बढ़ने का सिलसिला तो 19वीं सदी के आखिर से ही शुरू हो चुका था। 19वीं सदी के शुरुआत की लास्ट में ही शुरू हुआ था, लेकिन 1920 के दशक में तो यह अमेरिकी औद्योगिक उत्पादन को विशेषता ही बन गया। और कार निर्माता हेनरी फोर्ड बृहत उत्पादन के विख्यात प्रणेता थे, मास प्रोडक्शन का प्रणेता थे। कौन? हेनरी फोर्ड एक कार निर्माता थे और उन्होंने शिकागो के एक बुच्चड़खाने की असेंबली लाइन की तर्ज पर डेटार्ड के अपने कार कारखाने में भी आधुनिक असेंबली लाइन स्थापित की थी। शिकागो के बुच्चड़खाने में मरे हुए जानवरों को एक कन्वेयर बेल्ट पर रख दिया जाता था और इसमें उसके दूसरे सिरे पर खड़े मांस विक्रेता अपने हिस्से का मांस उठाकर निकालते जाते थे। तो यह देखकर फोर्ड को लगा कि गाड़ियों के उत्पादन के लिए भी असेंबली लाइन का तरीका समय और पैसे दोनों के लिहाज से किफ़ायती साबित हो सकता है। समय के लिहाज से भी और पैसे के लिहाज से भी इसमें किफ़ायती पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा। तो असेंबली लाइन पर मजदूरों का एक ही काम, जैसे कार के किसी खास पुर्जे को ही लगाते रहना, मशीनी ढंग से बार बार करते रहना होता था। काम की रफ्तार इस बात से तय होती थी कि कन्वेयर बेल्ट किस रफ्तार से चलती है। तो यह काम की गति बढ़ाकर प्रत्येक मजदूर की उत्पादक बढ़ाने वाला तरीका था। इस तरीके से क्योंकि काम की गति बढ़ा दिया गया और यहाँ पर मजदूर का जो उत्पादकता था वो उसमें बढ़ाने का एक तरीका मिला, एक जरिया मिला। कन्वेयर बेल्ट के साथ खड़े होने के बाद कोई मजदूर अपने काम के ढील करने या फिर कुछ पल के लिए अवकाश लेने का जोखिम नहीं उठा सकता था इस तरीके के बाद। और इस व्यवस्था में मजदूर अपने साथियों के साथ बातचीत भी नहीं कर सकता था। तो इसका नतीजा यह हुआ कि हेनरी फोर्ड के कारखाने की असेंबली लाइन से हर 3 मिनट में एक कार तैयार होकर निकलने लगी। सोचिए, यानी जो काम की गति, यहाँ हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि इसकी काम की गति बढ़ गया और समय की बचत हुआ, काम ज़्यादा हुआ। तो इससे पहले की पत्तियों के मुकाबले यह रफ्तार कई गुना ज़्यादा थी। टी मॉडल नामक कार बृहत उत्पादन पत्ती से बनी पहली कार थी। बृहत उत्पादन से बनी पहली कार थी टी मॉडल नामक कार। शुरुआत में फोर्ड फैक्ट्री के मजदूरों के असेंबली लाइन पर पैदा होने वाली थकान झेलने से, क्योंकि वहाँ पर ना तो बैठना था ना किसी से बातचीत करना था, तो इस प्रकार से थकान झेलना शुरू हो गया, झेलने लगे मजदूर और काफ़ी थकान महसूस होने लगा उन्हें, क्योंकि वे उसकी जो रफ्तार थी किसी भी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते थे। बहुत सारे मजदूर ने तो काम छोड़ ही दिया था।
क्योंकि थकान बहुत हो जा रही थी। और इस चुनौती से निपटने के लिए फोर्ड ने हताश होकर जनवरी 1914 से वेतन दुगना यानी $5 प्रतिदिन कर दिया था, क्योंकि धीरे धीरे मजदूर जो थे अपना काम छोड़ रहे थे, हरासमेंट ज़्यादा हो रहा था उनको। तो साथ ही तो इसके चलते इसको देख करके उन्होंने वेतन को भी दुगना कर दिया, करीब $5 प्रतिदिन कर दिया था। साथ ही उन्होंने अपने कारखाने में ट्रेड यूनियन गतिविधियों पर भी पाबंदी लगा दी थी। तनख्वाह बढ़ने से हेनरी फोर्ड के मुनाफे में जो कमी आई थी उसकी भरपाई करने के लिए वे अपनी असेंबली लाइन की रफ्तार बार बार बढ़ाने लगे। उनके मजदूरों पर काम का बोझ लगातार बढ़ता गया, लगातार बढ़ ही रहा था और बढ़ गया। तो अपने इस फैसले से फोर्ड बहुत संतुष्ट थे। कुछ समय बाद उन्होंने कहा कि लागत कम करने के लिए अपनी जिंदगी में उन्होंने सबसे अच्छा फैसला कभी नहीं लिया। फोर्ड द्वारा अपनाई गई उत्पादन पद्धतियों को जल्दी ही पूरे अमेरिका में अपनाया जाने लगा और 20 के दशक में ही यूरोप में भी उनकी नकल की जाने लगी, पूरे यूरोप में। और बृहत उत्पादन पद्धति ने इंजीनियरिंग आधारित चीज़ों को लागत और कीमत में कमी ला दी। बेहतर वेतन के चलते अब बहुत सारे मजदूर भी कार जैसी टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं खरीद सकते थे, क्योंकि यहाँ पर वेतन भी दुगना कर दिया गया था। तो 1919 में अमेरिका में 20 लाख कारों का उत्पादन होता था, जो 1929 में बढ़कर 50 लाख कार प्रति वर्ष से भी ऊपर जा पहुंचा। इसके साथ ही बहुत सारे लोग फ्रिज, वॉशिंग मशीन, रेडियो, ग्रामोफोन, प्लेयर्स आदि भी खरीदने लगे। और ये सब चीज़ें हायर परचेंज व्यवस्था के तहत खरीदी जाती थी, यानी लोग ये सारी चीज़ें कर्ज पर खरीदते थे और उनकी कीमत साप्ताहिक या मासिक किस्तों में चुकाई जाती थी। किस्त के रूप में लोग इसको खरीदते थे और किस्त के रूप में इसका कीमत को चुकाया जाता था। मकानों के निर्माण और निजी मकानों की संख्या में भी वृद्धि से भी फ्रिज और वॉशिंग मशीन आदि उपकरण की मांग में भी इजाफा हुआ, क्योंकि मकान जितने ज़्यादा बढ़ेंगे तो उसी प्रकार से इसकी सप्लाई भी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन के भी मांग बढ़ने लगी। और इस प्रकार से देखा जाने लगा कि खरीदारी की कर्ज पर भी की जा रही थी। कर्ज लेकर के खरीदारी किया जा रहा था, लोन हम इसको बोल सकते हैं, लोन लेकर के ब्याज के तौर पर। और इसको सप्ताह भर में या महीने भर में इसका कर्ज को ले लेना होता था किस्त के रूप में। 1920 के दशक में आवास और निर्माण के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उछाल आया और अमेरिकी संपन्नता का आधार पैदा हो चुका था। मकानों के निर्माण और घरेलू जरूरत जैसी चीज़ों के निवेश से रोजगार और मांग बढ़ती थी, तो दूसरी ओर उपभोग भी बढ़ता था। बढ़ते उपभोग के लिए और ज़्यादा निवेश की ज़रूरत थी, जिससे और नए रोजगार और आमदनी में वृद्धि होने लगी थी। तो जैसे जैसे रोजगार बढ़ेगा, आमदनी में भी वृद्धि होगा और लोग खुशहाल होंगे, लोग का जीवन स्तर में चेंजिंग होगा। जीवन स्तर में जो देखने को जो परिवर्तन दिखेगा जीवन स्तर में, तो इस प्रकार से रोजगार में भी बढ़ोतरी हुई और लोगों के जीवन स्तर भी ऊंचा होने लगा। 1923 में अमेरिका शेष विश्व की पूंजी का निर्यात दोबारा करने लगा और वह दुनिया के सबसे बड़ा कर्जदाता देश बन गया। अमेरिका द्वारा आयात और पूंजी निर्यात में यूरोपीय अर्थव्यवस्था को भी संकट से उबरने में मदद दी। अगले 6 साल में विश्व व्यापार और आय वृद्धि दर में काफ़ी सुधार आया, लेकिन यह स्थिति लंबे समय तक कायम नहीं रह पाई। 1929 तक आते आते दुनिया का ऐसे आर्थिक संकट में, 1929 का संकट जो आर्थिक संकट था, आपको पता होगा 1929 का आर्थिक संकट, इसका वीडियो भी हमने अपलोड करके डाला है। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो बहुत अच्छा होगा इसको समझने में। 1929 का जो आर्थिक मंदी थी, बहुत ही भयंकर आर्थिक संकट पैदा हुआ था 1929 में। तो 1929 आते आते दुनिया ऐसे आर्थिक संकट में फंस गई जिसका दुनिया ने पहले कभी अनुभव ही नहीं किया था। तो इस प्रकार से महामंदी आता है और महामंदी 1929 का जो महामंदी छाता है, पूरे विश्व में इसका असर पड़ता है। पूरे विश्व के लोग को इसका सामना करना पड़ता है, इसमें झुलसना पड़ता है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे, टॉपिक रहेगा नेक्स्ट वीडियो में महामंदी, 1929 का जो महामंदी आई थी, आर्थिक महामंदी। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, क्योंकि इसी वीडियो में अगर हम लोग इस टॉपिक को भी लेते हैं तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में शेयर करें। थैंक यू।